गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आकाश गंगा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है, ऑनलाइन एजुकेशन का है। ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल बच्चे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर पे रहकर भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल एक सर्वाधिक काम में ली जाने वाली वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप सभी का स्वागत है। हम आज अब हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं साथ ही राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा वेटेज उसमें होता है। जैसा कि पटवारी भर्ती है, ऐसा ही राजस्थान पुलिस वाली है। उसी के साथ जैसे वीडियो है, रीट एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अधिकांश जो एग्ज़ाम है राजस्थान के, उसमें हिंदी व्याकरण का बहुत योगदान होता है। तो हम हिंदी व्याकरण के बारे में आज जानेंगे। जो भाषा और व्याकरण का परिचय हम समझेंगे कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो देखिए, हिंदी अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी एक भाषा है जो भारत की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। और जो मध्य का जो भूभाग है भारत का, वहाँ के हिंदी भाषी राज्य उनकी मातृभाषा भी है। तो हिंदी भाषा के साथ साथ एक जो व्याकरण है वो भी इसमें सम्मिलित है। भाषा और व्याकरण दोनों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। कोई भी भाषा होती है, उसका एक समृद्ध व्याकरण होता है। व्याकरण के बिना भाषा निष्प्राण होती है। भाषा का जो योगदान होता है वो व्याकरण के पीछे ही होता है। तो देखिए, हिंदी की बात करें हम तो हिंदी के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी एक भाषा है। अगर सीधा पूछे आपसे कि हिंदी क्या है, तो हिंदी एक भाषा है। कोई भी भाषा होती है उसकी कोई ना कोई लिपि होती है। लिपि का मतलब है यानी कि लेखन चिन्ह, जो लिखने का तरीका होता है वो, यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो कहलाता है लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा का एक व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण होता है। तो हिंदी भाषा का एक समृद्ध व्याकरण कोश है। एक समृद्ध व्याकरण कोश है। कोश का मतलब होता है संग्रह। कोश का मतलब होता है संग्रह। तो हिंदी भाषा का व्याकरण कोश है जो भाषा को शुद्धता और भाषा का लेखन का पता चलता है। जिससे हिंदी की बात करें तो हिंदी एक विदेशी शब्द है। हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द है। जैसे कई प्रकार के होते हैं शब्द, उनमें से हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी का जो उद्गम है वो पारसी भाषा से हुआ है और हिंद शब्द से हुआ है। हिंद में ई प्रत्यय लगने से शब्द बना है हिंदी। तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो विदेशी भाषा। और विदेशी में पारसी भाषा का। कौन सी भाषा का है? पारसी भाषा का। जब ईरानी लोग 1000 ईस्वी के आसपास जब भारत की तरफ आए, तब उन्होंने सिंधु नदी को हिंद नदी कहा और यहाँ के जो लोग थे उनको हिंदू कहा। और यहाँ के जो भाषा है, यहाँ की भाषा है, उसको हिंदी कहा। हिंद कहा तो हिंद से ई प्रत्यय लगने से क्या बना? हिंदी बना। भारत के अधिकांश भाग में, भारत के अधिकांश क्षेत्र में या भाग में, क्षेत्र में हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी बोली और हिंदी बोली और समझी जाती है। बोली और समझी जाती है। समझी
जाती है। यानी भारत का जो भूभाग है उसमें अधिकांश क्षेत्र में, अधिकांश भाग में हिंदी भाषा कोई बोलते हैं, हिंदी भाषा कोई समझते हैं। जैसे भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो मैदानी भूभाग वाले हैं, जहाँ केवल हिंदी बोली जाती है और हिंदी समझी जाती है। अन्य राज्यों में फिर भारत की अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे भारत बहुभाषी देश है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे हम तो मराठी बोली जाती है, गोवा में जाएंगे तो कोंकणी बोली जाती है, केरला में जाएंगे तो वहाँ मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में चलेंगे तो तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में चलेंगे तो कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, वहाँ तेलुगु बोली जाती है, उड़ीसा में चलेंगे तो उड़िया बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो वहाँ बांग्ला बोली जाती है, सिक्किम में चलेंगे तो वहाँ सिक्किमी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। इस प्रकार जो भारत के अधिकांश राज्य है, जहाँ कई राज्य ऐसे हैं वहाँ एक ही भाषा बोली जाती है वहाँ, और हिंदी उसकी सहायक भाषा होती है। वहीं भारत का जो मैदानी भूभाग है, हिमाचल प्रदेश है, अपने उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उन राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हिंदी राजस्थान की राजभाषा है और हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। हिंदी जो भाषा है उसकी अलग अलग बोलियां हैं, विविध बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 17 बोलियां हैं जो 5 भागों में बांटी गई है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा संविधान समिति द्वारा ही दे दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1953 से लेकर के आज तक हम हमेशा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे, कोई भी भाषा होती है उसकी कोई ना कोई इकाई होती है, भाषा की इकाई होती है। हिंदी भाषा की अनेक इकाइयाँ हैं। भाषा होती है वो वर्णात्मक होती है, वर्ण होते हैं कोई भी भाषा में। ऐसा नहीं भाई कोई हम सब लिख रहे हैं तो वो पूरे वो वैसा का वैसा ही है, उसका उद्गम है, उसका उच्चारण होता है, तो वो हम जानते हैं उस चीज को व्याकरण के माध्यम से। तो देखिए आगे, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। और व्याकरण शब्द में यण संधि है, वी प्लस आकरण से शब्द बनता है व्याकरण। और व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग है, एक वी उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। तो देखिए, अगर सीधा पूछे आपसे कि व्याकरण किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में आता है व्याकरण की परिभाषा आती है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो वो अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखो, देखो परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा किसे कहते हैं? व्याकरण किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना, बोलना पढ़ना व लिखना सिखाने, बोलना पढ़ना व लिखना सिखाने वाले शास्त्र को, शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं या व्याकरण कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो वो शास्त्र कहलाएगा हिंदी व्याकरण। तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना लिखना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। भाषा की इकाइयाँ होती है, तो लिखिए हिंदी भाषा की इकाई, हिंदी भाषा की इकाई। इकाई शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, शुद्ध इकाई बड़ी और पहले
छोटी, यानी बड़ी एक ही जगह आएगी लास्ट में ना, पहले कौन सी आएगी? छोटी आएगी। आजकल शब्द शुद्धि वाले प्रश्न और वाक्य शुद्धि वाले प्रश्नों का चलन ज़्यादा है, विराम चिन्हों का, तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वैसे भी शुद्ध लिखना और पढ़ना अपने को आना चाहिए। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कौन सी है? ध्वनि। वर्ण भी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। जो ध्वनि है वो मौखिक रूप में है और जो वर्ण है वो लिखित रूप में है। तो लिखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। कौन सी है? ध्वनि है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। यानी कोई भी हम बोलेंगे तो उसकी आवाज आएगी। कोई भी हम शब्द बोल रहे हैं जैसे ध्वनि, कोई टन टन की आवाज है वो भी क्या है? ध्वनि है। जैसे कोई बच्चा आवाज कर रहा है वो भी क्या है? ध्वनि है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है वो भी क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि के माध्यम से हम भाषा को समझते हैं, सुनते हैं, है ना, वो है। लेकिन ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा वो शब्द, है ना। तो लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वर्ण का प्रयोग करेंगे। तो ध्वनि को कहते हैं हम मौखिक इकाई। कौन सी इकाई कहेंगे ध्वनि को? ध्वनि मौखिक इकाई है। कौन सी इकाई है? मौखिक इकाई। ध्वनि एक मौखिक इकाई। मुख्य प्लस इक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है मौखिक। आदि वर्दी होकर के मुख्य प्लस इक होता है मूल शब्द मुख्य, और इक प्रत्यय लगने से होता है मौखिक। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है मौखिक रूप में वो कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वर्ण। कौन सा आता है? वर्ण। दोनों याद लिख देता हूं मैं, 2 नंबर, पहले 1 नंबर था। वर्ण। भाषा की या हिंदी भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई। कौन सी इकाई? लिखित इकाई। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्ण को हम लिख सकते हैं। कोई वर्ण होता है उसको हम लिखते हैं। और हिंदी जो भाषा है, भाषा की जो शैली है वो कौन सी है? वर्णात्मक है। अक्षरात्मक या वर्णात्मक भाषा की जो लिखित इकाई है उसको हम कहते हैं। इसके बाद होता है 3 नंबर पे अक्षर। वर्ण को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। जिसे कोई कहते हैं ना भाई, ये बच्चे को जैसे शुरुआत में हम सिखाते हैं तो कि ये अक्षर लिखना सीख, ये अक्षर लिखना सीख, ये अक्षर लिखना सीख। तो वर्ण नहीं कह करे, कभी उसको कह देते हैं हम अक्षर। अक्षर का मतलब यानी नए अक्षरंती अक्षरा। अक्षर संस्कृत के अनुसार, क्योंकि हिंदी भाषा का उद्गम कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत से निकला है, क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं की क्या है? जननी है। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के अनुसार अनुसार नए क्षरंती अक्षरा, नए क्षरंती अक्षरा, अर्थात अर्थात जिसका क्षरण नहीं हो, क्षरण नहीं हो यानी क्षय नहीं हो। क्षय, क्षरण का मतलब होता है खत्म, क्षय नहीं हो यानी खत्म नहीं हो कोई चीज, है ना। क्षय, खत्म नहीं, क्षरण नहीं हो या क्षय नहीं हो। क्षय नहीं, जैसे अक्षर होता है, शब्द क्या होता है? अक्षर। इसमें क्या है? ए का मतलब होता है नई, ए का मतलब होता है नई। अक्षर का मतलब होता है क्षरण। क्षय का मतलब होता है क्षरण या
पतन भी हम इसको कह सकते हैं। यानी जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका पतन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम? अक्षर कहेंगे। जैसे क है, क्या है? क वर्ण है। इस क वर्ण में क्या है? एक तो है क और एक है। तो इसमें ये तो है व्यंजन, क्या है? व्यंजन। और ये है स्वर, क्या है? स्वर। तो व्यंजन और स्वर दोनों मिले हुए होते हैं अक्षर में। क्या मिले हुए होते हैं? व्यंजन भी होता है और स्वर भी होता है। क्योंकि स्वर होता है वो एक स्वतंत्र वर्ण होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र। जबकि व्यंजन होता है वो परतंत्र होता है। स्वर के मात्राएं होती है, जबकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो व्यंजन हम स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं, उनका उच्चारण करते हैं ना। तो देखिए आगे 4 नंबर पे है। अब कोई भी अक्षर होता है, जैसे 2 अक्षर लिख दिया हमने, जैसे क लिख दिया, क्या लिख दिया? क। एक होता है जैसे म होता है, एक होता है जैसे ल होता है। तो ये वर्ण अलग अलग, क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, अलग अलग जो सोपान है उसमें से अलग अलग है ना। भाई क वर्ग का है एक, एक जैसे च वर्ग का, ट वर्ग का, ऐसे अलग अलग वर्गों के होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो जैसे क है तो ये क वर्ग का पहला वर्ण है। जैसे ये प वर्ग का 5वां वर्ण है। जैसे ये अंतस्थ में दूसरा वर्ण है। हम तीनों को एक जगह अगर लिखे, जैसे क है, म है और ल है, और इनके ऊपर सिर रेखा लगा दे, तो क्या होगा? हो गया शब्द कमल हो गया। और ये शब्द हो गया, क्या हो गया? शब्द। क्योंकि वर्ण होता है कोई भी, उस वर्ण का अर्थ नहीं निकलता पूरा। भाई कोई भी वर्ण होता है उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे क है तो क का कोई अर्थ नहीं है, म है उसका कोई अर्थ नहीं है, ल उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विभाजित है, अलग अलग है। अगर इन तीनों को एक जगह लिख दिया हमने, क म ल, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। जैसे हम इसको बदल के लिखे, क ल और म लिखे, तो शब्द हो जाएगा कलम, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे ये म है और इसने यहाँ ल लिखे, तो क्या हो जाएगा? मल हो जाएगा, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा अलग। यानी कि जो अर्थ प्रदान करने वाली इकाई है सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अर्थ प्रदान करने वाली इकाई है, वो कौन सी है? शब्द। कौन सी है? शब्द है। तो 4 नंबर पे लिखेंगे हम शब्द। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी अर्थ प्रकट करने वाली इकाई कौन सी है, तो हम बताएंगे शब्द। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो ध्वनि, है ना। यह तो लिखिए इसमें, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी छोटी भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र स्वतंत्र इकाई कौन सी है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या है? शब्द है। जैसे जैसे क, मैं और ल, कमल शब्द है, इसमें क वर्ण अलग है, म वर्ण अलग है और ल वर्ण अलग है। तीनों को एक जगह लिखेंगे तो शब्द बनेगा कमल। अगर इनका क्रम आगे पीछे करेंगे हम, तो भी शब्द का अर्थ होगा। जैसे क, ल और म, तो इसमें पहले क आएगा, फिर ल आएगा और फिर म आएगा। तो कलम का अलग अर्थ है, हाँ कल भी हो जाएगा, और कमल का अलग अर्थ है। अगर तीनों नहीं लिखे, दो लिखे, तो क और ल लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कल हो जाएगा। तो इसमें दो ही आ गए, क और ल। जैसे मैं और ल को एक जगह लिखेंगे तो हो जाएगा मल, तो इसमें मैं अलग है और ल अलग है। तो मल का भी अर्थ होगा, कल का भी अर्थ होगा, कलम का भी होगा और कमल का भी अर्थ होगा। हाँ कम भी हो जाएगा, क और मैं एक जगह लिखेंगे तो कम भी हो जाएगा। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र जो इकाई है जिसका अर्थ निकलता है
भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई जिसका अर्थ निकलता है वो कौन सी है? शब्द है। भाई सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई जो अर्थ बताए, अर्थ बताए या अर्थ प्रकट करे, अर्थात सार्थक इकाई। हम कहें तो दूसरे शब्दों में सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। फिर देखिए आगे 5 नंबर पे है। अब शब्द तो होता है, शब्द अर्थ तो प्रदान करता है अपने को, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। जैसे मैंने यहाँ 4 शब्द लिखे, कमल, कलम, कल और मल, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहे। जैसे हम घर पे कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम पूरा बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो भी वाक्य आपको बोल रहा हूँ वो एक 3-4 शब्दों का मेल है। क्या है? 3-4 शब्दों का मेल है, तब जाके मैं पूरी बात आपको कह पा रहा हूँ। अगर मैं 2 शब्द कह के आपको रुक जाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और वो वाक्य पूरा नहीं होगा, तो फिर वो पूरा अर्थ भी प्रकट नहीं करेगा। तो पूरा अर्थ प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते? वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते। तो देखिए आगे वाक्य। अब वाक्य किससे मिलके बनेगा? शब्दों से मिलके बनेगा, सीधी सी बात है। भाई शब्द से पूरा अर्थ नहीं आ रहा है एक शब्द से, तो 2-3 शब्द हम बोलेंगे तब पूरा अर्थ प्रकट होगा। तो लिखिए भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई, इसको हम बोलेंगे पूर्ण सार्थक इकाई। क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम अभिव्यक्ति की, क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करना। अभिव्यक्ति की सबसे छोटी, सबसे छोटी एवं पूर्ण सार्थक, पूर्ण सार्थक। अभिव्यक्ति की सबसे छोटी एवं पूर्ण सार्थक, पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य है जो शब्दों के मेल से बनता है, वो अभिव्यक्ति की क्या है? सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई है और क्या है? वाक्य है। जैसे जैसे मैं लिखूं वाक्य, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा। ये शब्द है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये पूरा है वाक्य। अगर मैं इसकी जगह बोलूं मैं कल, तो आगे बोलूं नहीं, तो पूरा अर्थ आएगा क्या? नहीं आएगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। तो किसी भी व्यक्ति को पूरी बात समझाने के लिए हम 3-4 शब्दों का जो मेल होता है उसको पूरा का उच्चारण करते हैं, पूरा बोलते हैं वाक्य, तब जाके कोई बात हमें समझ में आती है। अगर हम 1-2 शब्द बोल के रुक जाएंगे तो बात हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो बात हम बोल रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। वो शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। वो व्याकरण की एक शैली है, उसमें पिरोए हुए होने चाहिए, तब हम उसको समझ पाएंगे। अगर हम शब्दों को आगे पीछे रख देंगे तो फिर भी समझ नहीं पाएंगे और भाषा क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि इसकी जगह जयपुर जाऊंगा कल मैं, तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना, वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। जयपुर जाऊंगा कल मैं, तो वाक्य में सार्थकता नहीं रहेगी, पदक्रम नहीं रहेगा, आकांक्षा भी नहीं रहेगी। तो कोई भी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि होती है, लिखित रूप में वर्ण होती है। अभिव्यक्ति की सबसे छोटी और लिखित इकाई जो सार्थक इकाई है वो वाक्य होती है, और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई भी क्या है? वाक्य है। कोई भी वाक्य होता है उसके गुण होते हैं, क्या होते हैं? गुण या तत्व। तो वाक्य के 6 तत्व या गुण होते हैं। तो लिखिए वाक्य के
वाक्य के 6 तत्व। कितने? 6 तत्व या गुण होते। गुण होते। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाषा का तत्व नहीं है, मुख्य तत्व नहीं या गौण तत्व नहीं है। तो कुल तत्व कितने होते हैं वाक्य के? 6। तत्व बोल दो या गुण बोल दो, एक ही बात है। तो वो दो भागों में, एक होता है मुख्य गुण। क्या है? मुख्य गुण। और दूसरा है गौण गुण। क्योंकि मुख्य का विलोम क्या होता है? गौण होता है ना। मुख्य जो शब्द होता है उसका विलोम जो शब्द होता है वो होता है गौण। मुख्य गुण कौन कौन से हैं? 3 है। आकांक्षा, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये 3 मुख्य गुण है हिंदी भाषा में जो वाक्य है उनके। पदक्रम, सार्थकता और अन्विति। अन्विति, पदक्रम, सार्थकता और अन्विति, ये क्या है? वाक्य के गौण गुण है। तो सीधा प्रश्न यहां से बनता है कि वाक्य के मुख्य गुण कौन से हैं? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। वाक्य के गौण गुण कौन से हैं? पदक्रम, सार्थकता और अन्विति। तो प्रश्न ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से वाक्य का मुख्य गुण नहीं है। तो 3 शब्द इधर से होंगे, एक शब्द इधर से होगा। या आएगा कि वाक्य के निम्नलिखित में से वाक्य का गौण गुण नहीं है। तो 3 शब्द ये हो जाएंगे, एक शब्द इनमें से होगा। अगर नकारात्मकता में कोई प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो ये होगा। अगर सकारात्मकता में पूछेगा तो वाक्य के मुख्य गुण कौन कौन से है, तो तीनों शब्द आकर के उपयुक्त से भी आ सकता है, या 2 शब्द आकर के ए बी में भी पूछ सकता है ना, ए सी में भी पूछ सकता है। किसी भी रूप में पूछे, अपने को दोनों चीजें अलग अलग तरीके से याद होनी चाहिए। कौन सी? एक वाक्य के मुख्य गुण आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, और एक वाक्य के गौण गुण पदक्रम, सार्थकता और अन्विति। अब देखो, आकांक्षा है मैं कल जयपुर जाऊंगा, कोई ना कोई उम्मीद है ना, आकांक्षा उसमें। जैसे योग्यता, योग्य पूरा वाक्य, व्याकरण की दृष्टि क्या है? शुद्ध है तो योग्य। सन्निधि है, पास पास है सब चीजें। पदक्रम है, पदों का क्रम ठीक ठीक है, आगे पीछे नहीं है। इसके साथ सार्थकता है, अर्थ प्रकट कर रहे हैं पूरे शब्द। और अन्विति है, लिंग वचन का काल का ध्यान रखा जा रहा है। भाई मैं कल जयपुर जाऊंगा ना, वो है। ठीक है, आगे देखो, कोई भी भाषा होती है उसका क्या होता है? प्राण होता है। भाषा का क्या होता है? प्राण। तो भाषा का प्राण क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है ना। भाषा का प्राण अर्थ है। क्या है? अर्थ। कोई भी शब्द उसका अर्थ क्या कहलाता है? भाषा का प्राण कहलाता है। अब जैसे हम कोई शब्दों को लिख रहे, वाक्य में किसको लिख रहे हैं? शब्द को। तो कोई भी शब्द वाक्य में लिख दिया जाता है तो उसकी भी एक अलग पहचान होती है, और वो पहचान होती है पद के रूप में। किस रूप में होती है? पद के रूप में। तो देखिए आगे देखिए, शब्द को अगर वाक्य में लिखा जाता है तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता। कोई भी शब्द वाक्य में लिखा जाता है तो वो कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो समझ गए यहाँ तक? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, किस रूप में? मौखिक रूप में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, किस रूप में? लिखित रूप में। अगर ऑप्शन दोनों आपके सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फिर हम किसका चयन करें? तो फिर वर्ण का चयन करना है। किसका चयन करना है? वर्ण का चयन करना है। अगर मौखिक दे के पूछे तो फिर ध्वनि का। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य। समझ गए? भाषा का प्राण क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है।
और शब्द को वाक्य के रूप में लिखते हैं तो पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक? ये हो गया हिंदी व्याकरण की परिभाषा में और हिंदी व्याकरण की इकाइयां। अब हम आगे देखिए वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में एक चीज चलती है वर्णमाला। वर्णमाला शब्द है वो समास का उदाहरण है। वर्णों की माला, तत्पुरुष समास है इसमें। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वर्णमाला, वर्णों की माला। और तत्पुरुष शब्द में संधि भी है। तत्पुरुष शब्द में क्या है? कौन सी है? तद प्लस पुरुष, तत्पुरुष, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और एक चीज और है, व्यंजन शब्द उसमें भी संधि है। व्यंजन में भी क्या है? संधि। वी प्लस अंजन। और कौन सी है इसमें? यण संधि है। यण संधि। तो हिंदी व्याकरण का पढ़ने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है, कोई भी हम शब्द पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हिंदी की जो व्याकरण की जो अलग अलग इकाइयाँ हैं या जो अलग अलग टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़े कभी भी। जैसे उसका तोड़ निकाले हम, कोई भी शब्द है ना उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। अगर संधि है उसमें समास है तो उसका पता होना अपने को चाहिए, भाई इसमें संधि कौन सी है, समास कौन सी है। क्योंकि हिंदी व्याकरण ऐसी चीज़ है जिसको हम रट नहीं सकते। जैसे इतिहास आप पढ़ते हो या पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, उसमें आप रट सकते हो, रट के हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में रटने वाली चीज़ें कम है, क्योंकि हिंदी व्याकरण है वो नियमों पे चलती है। नियम अपने को आने चाहिए और शब्दों का जो विश्लेषण है वो अपने को आना चाहिए। ये शब्द होता है विश्लेषण संश्लेषण। दो शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में, एक होता है शब्द विश्लेषण, एक शब्द होता है हिंदी व्याकरण में संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण है ना, एक होता है विश्लेषण और एक होता है संश्लेषण। ये आएगा ना। संश्लेषण एक है, विश्लेषण एक है शब्द संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। विश्लेषण और संश्लेषण, कोई चीज को हम तोड़ते हैं तो वो होता है विश्लेषण, किसी को हम जोड़ते हो तो वो होता है संश्लेषण, है ना। तो इस प्रकार अपने को एक एक चीजों को समझते हुए चलना है, पढ़ना है। अब देखिए वर्णमाला है, उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सीख गए ना वर्णमाला में। अब वर्णमाला की परिभाषा अपने को आनी चाहिए। हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं, कभी कभी होता है कि कोई भी टॉपिक होता है उसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर, और परिभाषा का ही अपने को ज्ञान नहीं होता, जबकि हम अंदर से काफ़ी चीज़ें जानते हैं लेकिन परिभाषा नहीं जानते। तो देखिए इसकी परिभाषा है वर्णों का, वर्णों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह। वर्णों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह। सार्थक समूह। वर्णों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। समूह वर्णमाला कहलाता है। अब सीधा प्रश्न आ जाए कि वर्णों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, व्याकरण, संधि या समास, ऐसा आ जाए तो अपने को ज्ञान होगा अगर पूर्ण रूप से, तो हम इसका जवाब सही देंगे, वर्णमाला कहलाता है। और अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। और गलत करेंगे तो फिर नंबर कटेगा और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो वर्णों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। साथ ही एक शब्द और होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। कोई भी वर्ण होता है जैसे हिंदी व्याकरण में, उसमें क्या होती है? मात्राएं होती है। और मात्रा हमेशा किस में लगती है? स्वरों में लगती है। किस में लगती है? स्वरों में। तो लिखिए इसमें वर्णों के उच्चारण में, इसमें उच्चारण में लगने वाले समय को, समय या काल को,
समय या काल को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं। कितनी मात्राएं है? 10 मात्रा है। मात्राएं, कितनी मात्राएं है? 10 है। स्वर वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, उनमें मात्राएं हैं। तो स्वर वर्ण कितने? 11 हैं। कितने? 11। तो 11 की मात्राएं नहीं है पूरी की, क्योंकि अ है उसकी मात्रा नहीं होती है, वो अधिकांश वर्णों में क्या रहता है? समाहित रहता है। तो बाकी के जो वर्ण उनकी क्या है? मात्राएं हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। 10 मात्राएं, 11 स्वर है। तो देखिए वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। लिखो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। 2 प्रकार के वर्ण है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। कौन से? व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। व्यंजन कितने? व्यंजन है 33 और स्वर है 11। तो स्वर वर्ण कितने? 11 है और व्यंजन वर्ण कितने? 33 है। सीधा अपने से पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो 11 और 33 कितने हो जाएंगे? 44। तो अगला लिखता हूं मैं, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 44 है। 44। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने? 44 है। लेकिन ऐसा पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, ऐसा पूछे अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, कुल वर्ण, तो फिर हम लिखेंगे 53। कितने लिखेंगे? 53। पहले 52 ही थे ये। कितने थे? 52। अब एक वर्ण और जुड़ गया। हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने एक वर्ण को और मान्यता दे दी, तो अब कितने हो गए? 53 हो गए। तो वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितने वर्ण है, तो 53 वर्ण है। अगर 53 नहीं हो, ऑप्शन में प्रश्न आ जाए, तो फिर अपने को करना है 52। कितने करने? 52। अब देखेंगे अभी कौन कौन से 53 वर्ण है ना भाई। स्वर तो कौन से? 11 और व्यंजन कौन से है? बढ़े आगे। चलो देखिए, स्वरों की बात करें। स्वर क्या है? स्वर वर्ण। देखो व्यंजन है वो भी क्या है? वर्ण है। और स्वर है वो भी क्या है? वर्ण है। तो स्वर वर्ण कितने? 11 है। कौन कौन से है? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए 11 वर्ण। 2 और चलते हैं इनके साथ, अंग और अ, यानी अनुस्वार और विसर्ग। अब ये जो 11 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 वर्णों में 10 की मात्राएं होती है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, मैं लिख देता हूँ मात्राएं। तो अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है ये होती है, ई की मात्रा है ये होती है, बड़ी की मात्रा है ऐसे बड़ी होगी, ऊ की मात्रा है ये होगी, बड़े ऊ की मात्रा है ऐसे उल्टा हो जाएगा, री की मात्रा है ये होगा, ए की मात्रा है ये होगा एक, आई की मात्रा है डबल आ जाएगी ऊपर,
ओ की मात्रा है एक ऊपर नीचे खड़ी रेखा, औ की मात्रा है दो ऊपर एक खड़ी रेखा। अब जो अंग और है यह स्वरों के साथ बोले तो जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, लेकिन इनको स्वरों में गिनती नहीं होती है ना, तो इनको बोलते अयोगवा वर्ण। क्या बोलते हैं इनको? अयोगवा वर्ण। यहां लिख देता हूं मैं, अयोगवाह वर्ण। अंग है क्या है? अयोगवाह। एक है अनुस्वार, क्या है? अनुस्वार। और एक है विसर्ग। एक अनुस्वार है एक विसर्ग है। अनुस्वार का चिन्ह ये है और विसर्ग का चिन्ह ये डबल बिंदु है ना साइड में, वो है अनुस्वार ऊपर है और विसर्ग है पीछे है ना। तो ये हो गए 11 स्वर और 10 मात्राएं। समझ गए? अब देखिए, जैसे स्वर की परिभाषा पूछे आपसे कि स्वर किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो वे क्या कहलाते? स्वर कहलाते। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी कोई किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो और वो सीधे प्रवाह के साथ बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनअवरोधी या प्रवाही वर्ण भी कहते हैं। तो ऐसे स्वरों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब देखिए आगे व्यंजन वर्ण। दूसरे नंबर पे क्या है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है। डायरेक्ट पूछे आपसे व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33। व्यंजन कितने? 33 है। कौन कौन से हैं वो देखिए। हाँ, ऐसा पूछे कि व्यंजन कितने हैं, तो 33। और ऐसा पूछे स्वर कितने हैं, तो 11। ऐसा पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो 44। कितने? 44। और ऐसा पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो फिर 53। इस प्रकार होगा ना। और व्यंजन कौन से है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या वे वर्ण जो बोलते समय उच्चारण करते समय उनमें अवरोध पैदा होता है। क्या होता है? अवरोध पैदा होता है और सीधे प्रवाह के साथ नहीं बोले जाते, किसी के साथ बोले जाते हैं, इसलिए उनको अप्रवाही या अवरोधी वर्ण भी कहते हैं। जैसे प्रवाही वर्ण या अनअवरोधी तो क्या कहलाएंगे? स्वर। और अप्रवाही और अवरोधी वर्ण कहलाएंगे व्यंजन। तो 33 व्यंजन है। कौन कौन से? ये विभाजन अपने को पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आएगा क वर्ग। क्या है? क वर्ग। अब जैसे वर्ग है 5, एक वर्ग में कितने? 5 वर्ण है, तो 5 वर्गों के 25 है। 4 वर्ण है अंतस्थ, कैसे? अंतस्थ। और 4 वर्ण है उसमें या शुष्क, तो 8 तो वो हो गए, 25 ये हो गए, कितने हो गए? 33 हो गए। तो देखो क वर्ग में कौन से है? क है। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की जो पहचान है वो होती है हलंत। क्या होती है? हलंत। व्यंजन के नीचे क्या लगा होता है? हलंत लगा होता है। तो क, ख, ग, घ और ङ। हाँ, ग बोलते हैं इसको ना, क ख ग घ ग। दूसरा है च वर्ग, यानी पहला जो वर्ण है ना उसको वर्ग का नाम दिया है। जैसे च, छ, ज, छ और ण। तीसरा है ट वर्ग। कौन सा है? ट वर्ग। इसमें है ट, ठ, ड, ढ और अण। इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी है ना। ये जो ट वर्ग आता है उसमें बिंदी नहीं आती नीचे है ना, वो अलग वर्ण होते हैं, उसिप्त वर्ण उनको बोलते हैं जिनके नीचे बिंदी आती है। चौथा है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से हैं? त, थ, ध, सॉरी, त, थ, द, ध और न। पांचवा है प वर्ग। कौन सा है?
प वर्ग, प वर्ग में है प, है, प, भ और म। ये लिपि है। ये क्या है? लिपि है। यानी वर्णों को लिखने की जो से लिए तरीका है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो इनका जो लेखन चिन्ह है वो अपने को पता होना चाहिए भाई। ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब जैसे ये पांचों वर्ण आ गए अंत में, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन पांचों को? पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर। और ये नासिक के वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? नासिक के वर्ण होते हैं। जब विभाजन पढ़ेंगे हम अलग अलग व्यंजन वर्णों का, तभी इसमें पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना आपको कि जो पांचों जो वर्ण होते हैं अंतिम के, वो पंचमाक्षर कहलाते हैं और नासिक के होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से? अंतस्थ वर्ण यानी ऐसे वर्ण, व्यंजन वर्ण, जिनको बोलते समय स्वरोजी सी आवाज है, अंदर से आए, कोई उच्चारण अंदर से हो, य र ल व, तो वो अंतस्थ होते हैं। चार है, य र ल व। ये पूछा जाता है सीधा सीधा कि सही क्रम कौन सा है अंतस्थ वर्णों का, तो वो होता है य र ल व। जबकि संस्कृत में इसका थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसमें य व र ल, यानी व पहले आ जाता है संस्कृत में, जबकि हिंदी में र पहले आता है, व बाद में आता है। तो ये है ये, र, ल और व। ये हो गए अंतस्थ वर्ण। आगे है उसमें या शुष्क, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कर्कशता की आवाज आए, यानी जैसे सु की आवाज आए। कैसी आवाज आए? शुष्क आवाज आए, बिल्कुल गर्म हवा मुंह से बाहर निकले ऐसा लगे, तो वो वर्ण कहलाते उसमें या शुष्क वर्ण, व्यंजन। और वो कितने? चार है। वो भी कितने? चार है। उसमें या शुष्क, उसमें या शुष्क वर्ण, शुष्क व्यंजन है ना। ये कौन से है? उसमें या शुष्क व्यंजन। देखिए उसमें या, हाँ व्यंजन बोल दो या व्यंजन वर्ण बोल दो ना, उसमें या शुष्क व्यंजन वर्ण। ये चार है। कौन कौन से? स, स, स और है। ये हो गए चार। हाँ, स है। ये रे ले वे से जो आप लिखते हो साथ में, वो इसका सही तरीका नहीं लिखने का। वहां चार ही लिखते हैं, ये रे ले वे चार ही लिखते हैं। फिर चार को अगली पंक्ति में लिखते हैं स और है। इनका उच्चारण स्थान होता है अलग से। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चारों। इनका उच्चारण स्थान आपको याद होना चाहिए। जैसे ये स है, तो इस स का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। क्या है? तालु। इसलिए इसको तालव्य स कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तालव्य व्यंजन, है ना। अब आपसे पूछ ले कि स तालव्य, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो ससल गम वाला है वो क्या है? स तालव्य है। जैसे स है षटकोण वाला, तो ये स क्या है? मूर्धन्य है। ये मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए क्या है ये? मूर्धन्य। क्या बोलेंगे इसको? मूर्धन्य व्यंजन। ऋतु रसानाम मूर्धा, है ना। ये जो स है ऋतु रसानाम दंता, ये स कौन सा है? दंता है। दंते, क्या बोलेंगे इसको? दंते व्यंजन, यानी ये दांतों से बोले जाते हैं। ऋतु रसानाम दंता, यानी त वर्ग पूरा, ल और ये स, ये दंते। ये जैसे है तो ये है क्या है? इसको बोलते हैं कंटे। ये कौन सा है? कंटे वर्ण है। ये कैसा है? कंटे है। कंठ से इसकी आवाज आती है, इसको बोलते हैं कंटे। अकु है विसर्जनीय नाम कंटा। ए आ है और विसर्ग और क वर्ग के जितने भी वर्ण है वो क्या है? कंटे है। हाँ, वो कंटे वर्ण है ना। तो ये हो गया शुष्क व्यंजन। तो कितने हो गए? 25 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए? 33 प्लस
11 वो हो गए, कितने हो गए 44। तो फिर आप कहोगे कि सर 53 कैसे हो गए। अब बाकी कौन से बच गए, 9 बच गए ना, तो उनका भी कुछ क्रम है। वो कैसे, देखो 4 वर्ण है संयुक्त, संयुक्त वर्ण या व्यंजन, व्यंजन ही होंगे, होंगे वो क्या होंगे व्यंजन। तो ये आप अपने को आना चाहिए। संयुक्त व्यंजन कितने हिंदी वर्णमाला में, 4 है, कितने 4, कौन कौन से, क्ष, त्रय, के और त्रय, ये 4 संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। इनका जो संरचना है वो अपने को आनी चाहे भाई किन दो से मिलके बने। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ी पैदा होती है बच्चों में कि इसका जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो देखिए जैसे क्ष है, ये दो किन दो से मिलकर बना है, तो ये बना है क और स, इन दो से मिलके बना है क्ष, इन दो से मिलके क्या बना है क्ष बना है, ये हो गया क्ष ना। जो त्रय है ये किन दो से मिलकर बना है, तय और र से, क्या बना त्रय, दो जगह लिख दिया ना आगे पीछे। एक है गे, तो ये किन से मिलके बना है, दो से, ये बना है जय और ये से ना, दोनों च वर्ग वाले से है ना, तो ये होगा गे। इसको हम गे पढ़ते हैं, जबकि जे होता है, क्या होता है वैसे जे भी पढ़ते हैं इसको और गे भी पढ़ते हैं। वैसे इसका एक दूसरा क्रम ये भी लिखा जाता है ना गे, इस प्रकार भी इसको लिखते हैं ना। एक है श्रय, श्रवण कुमार वाला ना, उसमें इसमें है स प्लस र, इससे बनेगा श्रय। तो ये हो गए 4 वर्ण, कितने हो गए 4, तो संयुक्त वर्ण कितने हो गए 4, 4 जोड़ेंगे 44 में कितने होंगे वर्ण, 48 होंगे। समझ गए। आगे देखिए उत्क्षिप्त वर्ण, कौन से उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, क्या होता है फेंकना। तो उत्क्षिप्त वर्ण कितने हिंदी वर्णमाला में, दो है, कौन कौन से, एक है ड जिनके नीचे बिंदी आती है और एक है ड, है ना, ये दो हो गए उत्क्षिप्त है ना, त वर्ग में नहीं आएंगे, ये अलग ही है ना उत्क्षिप्त है। तो है अयोगवाह, तो कौन से अयोगवाह, जिनका योग तो होता है, मैंने जैसे आपकी पहले बताया आपको स्वरों के साथ, लेकिन उनको काउंट नहीं करते स्वरों में, तो अयोगवाह यानी कि अयोग, यानी योग नहीं, किसमें वाह का मतलब होता है परवाह, वाह का मतलब होता है परवाह, यानी जिनके परवाह में योग नहीं है, बोले जरूर जाते हैं, तो वो योग वाह। कौन कौन से, दो अंग यानी कि अनुस्वार, क्या है, एक तो हो गया अनुस्वार और इसका चिन्ह है ये, एक हो गया है यानी कि विसर्ग, क्या है विसर्ग, और ये कौन सा है, ये इसका चिन्ह है। तो दो ये हो गए, तो 48 हो गए थे, दो 50 और दो 52। अब एक जो नया वर्ण अभी हिंदी वर्णमाला में शामिल किया वो है विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट व्यंजन या विशिष्ट वर्ण। वो कौन सा है, वो है अड़, कौन सा है अड़, अड़, राजस्थानी में खूब काम में लिया जाता है ये शब्द, राजस्थानी भाषा है उसमें खूब काम में लिया जाता है। ल होता है उसको अड़ कहते हैं, क्या ये अड़, जैसे हम सब लिखते हैं कोड़ा, पहले हम लिखते थे कोला, जैसे कोला होता है तो हम बोलते तो उसको कोड़ा, लेकिन हम उसको लिखते हैं कोला, क्योंकि अड़ वर्ण चलता नहीं था, अपने राजस्थानी में चलता था, एक राजस्थानी एक बोली है तो उसमें उसमें कोई व्याकरण की दृष्टि से वो नहीं था ना, तो इसको हम लिखेंगे, अब लिखेंगे तो इसे लिखेंगे कोड़ा। हाँ ये विशिष्ट वर्ण है। इसमें आपको इतना पता है रखना है कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा है हिंदी वर्णमाला में, तो वो है अड़। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे टै के जैसे और इसके पास में एक ये लगा देंगे, तो ये हो गया अड़। 10-5 बार प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे तो सीख जाओगे, क्योंकि ये राजस्थानी में भी काम में लिया जाता है, बोला लिखा जाता है, ये महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है उसमें भी बोलते हैं,
उसमें भी लिखते हैं। जो गुजरात में गुजराती है उसमें भी बोलते हैं। तो देश के कई राज्यों में इसको बोला और पढ़ा लिखा जाता है, इसलिए हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने इसको एक विशिष्ट व्यंजन का दर्जा दिया है। और इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए? 53 हो गए। इस प्रकार आज हमने हिंदी वर्णमाला भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और इसको कंठस्थ करना है, नियमों को समझना है, और फिर अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।